50% आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और कहीं न कहीं हमारे जो बच्चे होते हैं जो उच्च शिक्षा में अवसर नहीं मिल पाता है तो यहाँ तो प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं और पैसे के अभाव में वो लोग कई बार गुजरात छोड़ चले जाते हैं, उच्च शिक्षा में अध्ययन नहीं करते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मेरी विधानसभा में जो कॉलेज स्वीकृत किया उनके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये जो आज जो सिस्टम चल रहा है उन लोगों ने आदिवासी इलाकों में यही किया है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जितनी कॉलेजें चलती थी इन सभी कॉलेजों में यही टर्रा चलाया था उन लोगों ने। अगर वास्तविक ये लोग सही शिक्षा उच्च शिक्षा से अध्ययन किया होता, वास्तविक सही कॉलेज से उन लोगों ने अध्ययन किया होता तो आज ये उच्च शिक्षा पे डिबेट हो रही है तो वो सही तरीके से यहाँ पैरवी करते। माननीय सभापति महोदय, आपको मैं बताऊं उस इलाकों में उन लोगों ने वनवासी कल्याण परिषद के माध्यम से उस कॉलेजों में चलाया डर्रा, उस स्कूलों में चलाया, अपनी शाखाएं खोली, धर्म के नाम जाति के नाम शाखाएं खोल खोल के उन लोगों ने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को भड़काने का काम किया। आज तक माननीय महोदय, आज तक मैं उनके शासनकाल में मेरे विधानसभा क्षेत्र में सिमरवाड़ा कॉलेज की स्वीकृति हुई थी 2016 में। उन लोगों ने वोट बैंक बनाने के लिए कॉलेज की स्वीकृति तो करा ली लेकिन आज तक उसका भवन नहीं बना। मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि इस बार इसकी स्वीकृति कराई जाएगी। माननीय सभापति महोदय, ये जो मंत्री बोलेगा, आज हमारे इलाके में अधिकतर बच्चे BSTC बीएड करते हैं और वो लोग जब आवेदन करते हैं और हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा के जितने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं उन लोगों को शेखावटी या इधर जोधपुर साइड का इलाका दे दिया जाता है। जब प्रशिक्षण के लिए आते हैं तो वहाँ पर इन कॉलेजों में उन लोगों से सेटिंग वाला जो सिस्टम जमाया जाता है और उनके कुछ एक भारी रकम उनसे वसूली जाती है और उनके घर पे बैठे हुए डिग्री दी जाती है। मतलब कहीं न कहीं ये उच्च शिक्षा, ये जो प्रशिक्षण जो कराए जा रहे हैं वो एक न एक भ्रष्टाचार की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब एक शिक्षा के नाम से एक जो व्यवस्था बनी हुई है और शिक्षा के नाम से जो दुकानें खोल रखी है, इन पे कहीं न कहीं सरकार को ध्यान देना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, एक 2011 की जो भर्ती थी, हमें PTI के लिए हम एक डिग्री कराते हैं, एक तो कराते हैं BPEd और पहले जो BPI, MPI और APEd का जो कोर्स करवाया जाता था। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को ध्यान में लाना चाह रहा हूँ कि ये जो BPA कोर्स है उस कोर्स को 2011 की जो भर्ती हुई उस भर्ती में जिन जो कोर्स किया था इन लड़कों को कहीं न कहीं वंचित रखा गया है। माननीय सभापति महोदय, ये जो पत्राचार पे पत्राचार हो रहे हैं और ये बच्चे कई लंबे समय से अपनी मांग रख रहे हैं कि हमने कोर्स कर रखा है, वो कोर्स करने के बाद हम भटक रहे हैं तो कहीं न कहीं ये PTI भर्ती जो 2011 में हुई है और अभी बाद में जो PTI भर्ती हो रही है उनमें हमें सम्मिलित किया जाए। माननीय सभापति महोदय, उनका तरीका है ये, उनका तरीका है, मैं उस इलाके से आता हूँ, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से आता हूँ, दबाने का तरीका है ये, इस तरह दबाया जाता है हम लोगों को। आज तक उन लोगों ने यही किया है, उधर भी जितने भी विधायक जाते हैं उन सबको दबाया जाता है, इसी तरह दबाया जाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका शरण चाहता हूँ, इस तरह से दबाया जाता है, मुझे जो बोलने से रोका जा रहा है, मुझे जो डिस्टर्ब किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, ये जो मैं आपकी चरण चाहता हूँ, हमें जो बोल रहे हैं उसमें डिस्टर्ब नहीं किया जाए। माननीय सभापति महोदय, ये जो हमारे डूंगरपुर जिले में भोगीलाल पंड्या महाविद्यालय है और एक वीर कालीबाई कन्या महाविद्यालय है, उस महाविद्यालय में जो स्वीकृत पद है उस स्वीकृत पद के अनुरूप भी वहाँ पर व्याख्याता नहीं लगे हुए हैं। लेकिन एक दुख की बात है, भले उधर की सरकार रही हो या इधर की सरकार रही हो, वहाँ पर जो व्याख्याता लगता है और कुछ ही समय बाद वहाँ पर से अपने गृह जिलों में किसी न किसी की पहुंच बना के यहाँ पर आ जाता है। आपको मैं बता दूं, पिछली बार भी विधानसभा में ये मांग उठी थी और माननीय मंत्री महोदय ने उन जो कार्य व्यवस्था के लिए जितने आदेश हुए थे उन सभी आदेशों को निरस्त करवाया था।
मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि 23 जुलाई 2020 को पत्र क्रमांक ए भवन आकाशिक 2011-2020 584 के तहत 9 वैसे व्याख्याता थे जो वीर कन्या कालीबाई महाविद्यालय और भोगीलाल पंड्या महाविद्यालय में लगे थे और वो लोग दूसरी जगह कार्य व्यवस्था के लिए लगाए गए थे। वो आदेश निरस्त किया 20 जुलाई 2020 को, लेकिन कुछ ही समय बाद हमारे यहाँ के लोगों ने मंत्री जी पे प्रेशर बनाया। कई ऐसे जो बड़े जनप्रतिनिधि थे उन्होंने प्रेशर बना के वो आदेश वापस यथावत लगाए गए। ये कौन सा नियम है कि जो व्याख्याता उस कॉलेज में लग रहा है और लगने के बाद वहाँ पर ज्वाइनिंग दे रहा है, ज्वाइनिंग देने के बाद 1 महीने तक भी सेवा नहीं दे रहा है और उसको कार्य व्यवस्था के हिसाब से यहाँ लगाया जा रहा है। जो स्वीकृत पद है वहाँ पर 10% पद भी भरे हुए नहीं है और जो वहाँ पर भरे हुए हैं उनमें से भी कार्य व्यवस्था के लिए दूसरी जगह लगाया जा रहा है। वहाँ लंबे समय से उस इलाके में अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र के बाहर के अध्यापक लगे हुए हैं, 3rd ग्रेड अध्यापक। हम चाहते हैं, पहले तो वहाँ कहीं न कहीं कमी थी तो हमें आवश्यकता थी, लेकिन आज हमारा बच्चा पढ़ा लिखा है और कहीं न कहीं सबने बीएड बीएससी कर रखी है और इतनी भारी संख्या में जो भी आगे बढ़ रहे हैं। तो माननीय सभापति महोदय, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हम उच्च शिक्षा में तो उस इलाके से जो व्याख्याता लगे हैं उनको यहाँ पर कार्य व्यवस्था के लिए लगा रहे हैं और दूसरी तरफ हम 3rd ग्रेड के ट्रांसफर के लिए 2nd ग्रेड में जो उधर लगे हुए हैं उन लोगों के ये कह रहे हैं कि अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत वहाँ पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए अध्यापकों की कमी है, इसलिए हम उन लोगों को इस इलाके में नहीं ला रहे हैं। मतलब ये दो तरफा नीति किस बात की हो रही है? हम व्याख्याताओं को तो इधर लगा रहे हैं कार्य व्यवस्था के लिए और वहाँ पर दूसरे जो 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड के जो लगे हुए वहाँ पर उनकी आवश्यकता नहीं। अगर वो पद खाली होंगे तो हमारे जो आने वाले बच्चे लगेंगे। तो ये दो तरफा जो नीति की जा रही है उसको कहीं न कहीं ध्यान में लाया जाए और आपके माध्यम से मंत्री जी जब जवाब देंगे तो मैं चाहूँगा कि भोगीलाल पंड्या महाविद्यालय और वीर कन्या कालीबाई महाविद्यालय से जितने लोग कार्य व्यवस्था हेतु बाहर लगे हुए उनको निरस्त किया जाए और आदिवासी एरिया के जो बच्चे हैं उनको राहत प्रदान की जाए। माननीय सभापति महोदय, अभी मैंने जो एक बताया था कि बीपीए कोर्स कर रखा है लड़कों ने, लेकिन उनको पीटीआई भर्ती में शामिल नहीं किया जाता है। इसी तरह एक जो मामला चल रहा है कि चित्तौड़ जिले में मेवाड़ विश्वविद्यालय चल रहा है और मेवाड़ विश्वविद्यालय के अंतर्गत लंबे समय 2018 से एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा कोर्स करवाया जा रहा है। 2018 से वहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा कोर्स करवाया जा रहा है। अभी तक लड़के 3rd ईयर में आ चुके हैं, वो कोर्स वहाँ पर करवा रहे हैं। अभी वर्तमान में इस कोर्स के लिए 175 लड़कों ने अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन उस यूनिवर्सिटी ने संबंधित विभाग से उसकी कोई मान्यता प्राप्त नहीं की है। तो ये भी आने वाले समय में ये जो बीपीए कोर्स वाले भटक रहे हैं लड़के, इसी तरह ये लड़के भी भटकेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं चाहूँगा कि इस पे जांच कराई जाए और इन छात्रों को राहत प्रदान की जाए। माननीय सभापति महोदय, हमारे सबका एक भुगतान होता है, पेमेंट होता है। भी विधायक बने, हमारे महीने की 1 तारीख से 5 तारीख की दिन में पेमेंट आ जाता है और इस राज्य में, इस देश में जितने कार्मिक जो कार्यरत हैं उन सभी का महीने में 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में पेमेंट आ जाता है। तो हमारे जो बच्चे हैं उनकी जो छात्रवृत्तियाँ है वो छात्रवृत्ति आज तक समय पे नहीं आई है। कौन सा तरीका है? मैं चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर जो बच्चे कॉलेज कर रहे हैं उनकी छात्रवृत्ति प्रत्येक महीने की आनी चाहिए, वो भी प्रत्येक महीने की 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में। माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में इस देश में और राज्य में भले किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन प्राइवेट कॉलेजों का इतना चल रहा है धंधा। हम हमारे इलाके में देखते हैं कि एक पेंचर की दुकान हो, इतना एक दरवाजा है और उस दरवाजे के बाहर लिखा हुआ है कि संबंधित या फलाना महाविद्यालय। मतलब एक कमरे के अंदर एक प्राइवेट महाविद्यालय चल रहा है। तो अब
समझ में नहीं आता है कि ये महाविद्यालय एक कमरे के अंदर कैसे चल रहा है। और मैंने अभी आंकड़ा निकलवाया, उस महाविद्यालय के अंदर 200 से 300 छात्र अध्ययनरत हैं। तो वहाँ पढ़ते कहाँ हैं, बैठते कहाँ हैं, उनके लिए ग्राउंड क्या है। तो ऐसी एक नीति होनी चाहिए कि जितने ऐसे प्राइवेट महाविद्यालय जो लोग 1 या 2 कमरों में चला रहे हैं, ऐसे सारे प्राइवेट महाविद्यालय बंद होने चाहिए। अभी कोरोना काल में तो ये महाविद्यालय वाले, जो प्राइवेट महाविद्यालय वाले हैं, उन लोगों ने तो अति कर दी। बच्चों के एडमिशन लिए, उनसे फीस ली, अध्ययन नहीं कराया और उल्टा उन लोगों से फीस तो वसूल ली। लेकिन वहाँ पर जो सरकार के आदेश थे कि जो अध्ययन करा रहे हैं, जो कार्मिक सुविधा पे लगे हुए हैं या प्राइवेट जो लगे हुए हैं, उनको भुगतान किया जाएगा। लेकिन डूंगरपुर जिले के अंदर जितने प्राइवेट महाविद्यालय चल रहे हैं, कोरोना काल के अंतर्गत जो अध्ययन करवाने वाले अध्यापक थे, उनको पेमेंट नहीं किया गया है। तो ऐसे जो अनियमितता बरतने वाले महाविद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, अभी जो चल रहा है कि हम छात्रों को उच्च शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। मैं आपको बता दूं, डूंगरपुर जिले में एकमात्र एक सरकारी आवासीय विद्यालय है, सरकारी एक छात्रावास है। तो लंबे समय से बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन आज तक उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। जो गवर्नमेंट का कॉलेज छात्रावास है, उसके आसपास अतिक्रमण किया जा रहा है और वो भवन पड़ा हुआ है। सरकार ने पैसा लगाया है, उसका निर्माण किया है, वो बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन आज तक इसका उपयोग नहीं किया गया है। अभी भी खंडर पड़ा हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि जो एक कॉलेज छात्रावास बना हुआ है, उसको शुरू करवाया जाए। माननीय सभापति महोदय, ये जो हमारा एरिया विस्तार हुआ अभी, अनुसूचित क्षेत्र 1981 में अधिसूचित हुआ था और अभी ये हमारा दोबारा ये जो 19/5/2018 को नवीन एरिया विस्तार हुआ। उस एरिया विस्तार में जब हुआ, अधिसूचना जो जारी हुई, कार्मिक विभाग का जो आदेश था, उसमें स्पष्ट था कि इस इलाके के अंतर्गत पहले की जो भर्तियां है, उन सभी भर्तियों में जो पुराना इलाका है, उन्हीं बच्चों को लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई अधिकारियों ने मिली भगत करके जो नवीन एरिया विस्तार हुआ, उससे पहले की भर्ती थी, उन भर्तियों में नए एरिया के बच्चों को भी ले लिया गया है। तो माननीय सभापति महोदय, या तो वो उस क्षेत्र के अनुपात में पद बढ़ाया जाए, या फिर जितने जो नए एरिया के बच्चे लगे, उन लड़कों को उसके अनुपात में हमारे पद बढ़ाने की कृपा करें। माननीय सभापति महोदय, अभी बजट घोषणा में खेल विभाग के लिए घोषणा हुई कि प्रत्येक ब्लॉक पे ध्यानचंद स्टेडियम खोला जाएगा। ये माननीय मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे समस्त विधायकों की भावना थी और इस राजस्थान के सभी युवाओं की भावना थी। सभी को था कि हमारे खेल मंत्री युवा हैं और युवाओं के लिए कुछ न कुछ करेंगे, और उन्होंने इस बजट में राजस्थान के युवाओं को सौगात दी। उनके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन मैं सुझाव देना चाहूँगा कि उन्होंने प्रत्येक ब्लॉक पे ध्यानचंद स्टेडियम खोलने की जो घोषणा की है, और उसमें कहा गया है कि संबंधित एरिया के विधायक या सांसद या DMFT या CSR फंड से पैसा लेंगे, उतना हम विभाग से देंगे। तो मैं कुछ इसमें संशोधन चाहूँगा कि जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र के अंदर जो स्टेडियम खोले जाएंगे, उसके अंदर TAD विभाग से भी कन्वर्जन करवाया जाए, क्योंकि आदिवासियों के उद्धार के लिए हमारे केंद्र सरकार से भी पैसा आता है और राज्य सरकार भी अलग से पैसा देती है। तो हम चाहेंगे अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत जितने जो खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे, उसमें TAD से भी कुछ पैसा दिया जाए। अन्य सभापति महोदय, सबकी मांग थी, हमारे तीरंदाजी के क्षेत्र में राजस्थान ने नाम रोशन किया है, और उस राजस्थान के अंदर भी बांसवाड़ा और डूंगरपुर से जो हमारे लिम्बाराम जी और हमारे एक स्वर्गीय ननोमा जी, उन्होंने नाम रोशन किया है पूरे देश का। माननीय सभापति महोदय, देखो आज तक उन लोगों ने यही किया है, ऐसे ही डराया गया है उन लोगों, हमारे लोगों को, और ऐसे ही दबाया गया है। माननीय सभापति महोदय, पूरे उदयपुर संभाग में एक समय था कि उनकी शाखाओं के द्वारा
पूरे युवाओं को रास्ता भटका दिया गया था। पूरे युवाओं को कॉलेज के अंदर सिर्फ नारे लगवाए जाते थे और एबीपी का पाठ पढ़ाया जाता था और शाखा में पढ़ाया जाता था। माननीय सभापति महोदय, यही सिस्टम चलाया जाता था। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि उनकी जो झूठी विचारधारा थी, उनका जो ये एजेंडा था फर्जी, वो सारा एजेंडा फेल हो चुका है और आज पूरे उदयपुर संभाग में उनका सफाया हो चुका है। माननीय सभापति महोदय, मैं चाहूंगा एक उदयपुर संभाग में एक ट्राइबल एकेडमी का भी सुबह से टाइम दे रखा है आपको, तो आज ट्राइबल एकेडमी खोली जाए। मतलब हमारे जो ट्राइबल्स के जो गेम होते हैं, जैसे कि कबड्डी है, खो खो है और ये तीरंदाजी है और ये हॉकी है, तो हम ये चाहेंगे माननीय मंत्री महोदय से कि डूंगरपुर जिले में आर्चरी का तो खोला है, उसके साथ एक ट्राइबल एकेडमी खोली जाए, जिससे हमारे इलाके के अंदर के जो लड़के हैं, आज जो युवा पीढ़ी है कहीं न कहीं भटक रही है। एक खेल ऐसा माध्यम है कि वो युवाओं को जोड़ता है और जोड़ के सही दिशा में ले जाता है। खेल के माध्यम से युवाओं में एक शारीरिक ताकत आती है और उनके शारीरिक विकास भी होता है और साथ ही उनका बुद्धि का विकास भी होता है। एक युवा पीढ़ी या एक जो छात्र है, बच्चे हैं, और शिक्षा के बीच में समन्वय बनाने का काम करता है खेल विभाग। तो मैं चाहूँगा कि हमारे ट्राइबल्स के जितने बच्चे हैं, इन बच्चे को सही दिशा देने के लिए डूंगरपुर जिले में ट्राइबल एकेडमी खोली जाए। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा में पहले से 2 ITI कॉलेज चल रही है और एक ITI कॉलेज का भवन अभी वर्तमान में संचालित हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय हैं, तो मैं चाहूँगा कि भवन तो बन गया है लेकिन उनके अंदर क्लासें नहीं लग रही है, तो कहीं न कहीं एक क्लासें लगाई जाए। माननीय सभापति महोदय, ये लोग बात करते हैं शिक्षा की, मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा कि उन्होंने पिछली बार कई स्कूलें बंद की। आपको एक ऐसी बात बताऊंगा तो उसको सुन के अजीब लगेगा कि हम शिक्षा की देवी मानते हैं कालीबाई कलासुआ। एक कालीबाई वो बच्ची थी, उन्होंने अपने गुरु की जान बचाने के लिए अंग्रेजी शासनकाल में अपनी जान की परवाह नहीं की और उन लोगों ने उस कालीबाई पे गोलियां चलाई और उस कालीबाई के नाम से उनके जन्म स्थान का जो गांव है रास्तापाल, उस रास्तापाल में एकमात्र प्राथमिक विद्यालय था। मुझे दुख होता है कि उस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री भी एक महिला थी और हमारे इलाके से एक मंत्री जी आते थे और उनकी ही विधानसभा में, आज वो मेरे विधानसभा क्षेत्र है, उन लोगों ने वो ध्यान नहीं दिया। वो शिक्षा की देवी कहने जाने वाली, हम इसको पूछते हैं और उसकी स्कूल बंद कर दी गई। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा कि वो कालीबाई कलासुआ के नाम से जो स्कूल चल रही थी, उन लोगों ने बंद कर दी गई, तो आज अब उसको स्कूल को वापस शुरू कराई जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं ये चाहता हूँ, हम बात करते हैं कला और साहित्य संस्कृति की, तो हमारे इलाके में जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, राजस्थान का जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, हमने आदिवासियों के उद्धार के लिए एक विभाग अलग बनाया, TAD विभाग, और हम ये चाहते हैं कि उसी TAD विभाग के अंतर्गत जो माँ-बढ़िया चल रही है और जो इस इलाके में आंगनवाड़ी चल रही है, हम ये चाहते हैं कि हम आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की जो संस्कृति है, जो भाषा है, जो कला है, जो रीति रिवाज है, उसका संरक्षण किया जाए और बच्चों का इसका अध्ययन किया जाए। तो ये जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमारे इलाके की जो संस्कृति, जो रीति रिवाज है, जो परंपरा है, उन सभी को भीली भाषा के अध्ययन, भीली भाषा में उसका संरक्षण किया जाए और भीली भाषा के माध्यम से 5वीं तक के छात्रों को भीली भाषा में अध्ययन कराया जाए। और आदिवासी इलाके के अंतर्गत जितने जो महापुरुष थे, आदिवासी इलाके में जितने जो भगत हुए हैं, जितने जो जन जागरण का काम किया है लोगों ने, सेंगा भाई हैं, नाना भाई है, काली भाई हैं, हमारे गोविंद गुरु जो हुए हैं, हमारे जो संत सुरमाल जो हुआ करते थे, उन्होंने पूरे समाज को जन जागरण कराया था। ऐसे लोगों की जीवनी, ऐसे लोगों का इतिहास हमारे इलाके में पढ़ाया जाए। माननीय सभापति महोदय, हम बच्चों को चाहते हैं कि बच्चा पढ़े, बच्चे के सामने हम ऐसे आदर्श वचन देते हैं बच्चों। माननीय सभापति महोदय, हमारे स्कूलों में प्रार्थना होती है
हम प्रार्थना में सरस्वती की मूर्ति रखते हैं और हम ये सभी बच्चों को ये ध्यान दिलाना चाहते हैं कि इनके माध्यम से हमें ज्ञान लेना है, ये ज्ञान की देवी है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे जो वीर कन्या कालीबाई कलासुआ जो शिक्षा के लिए शहीद हुई थी, उस वीर कालीबाई कलासुआ को प्रत्येक स्कूल में एक मूर्ति लगाई जाए और जो सुबह प्रार्थना होती है उस प्रार्थना में भी वीर कालीबाई कलासुआ की मूर्ति वहाँ पर इसकी तस्वीर लगाई जाए और उससे आने वाली पीढ़ी इससे कहीं न कहीं कुछ सीखेगी और हमारे जो बालिका है उस बालिकाओं को कहीं न कहीं उच्च शिक्षा हो उसमें बढ़ावा मिलेगा। अन्य सभापति महोदय, आज जो इतना बड़ा जो हंगामा हो रहा है, राजस्थान की जनता ने यहाँ सभी को चुन के भेजा है, लेकिन आज इन लोगों ने ये अखाड़ा बनाया गया है। अगर वास्तविक हम शिक्षा की बात करते, आज इतना महत्वपूर्ण बिंदु था, हम चाहते हैं कि हमारे देश को, हमारे राज्य को आगे बढ़ाया जाए और वो शिक्षा ही ऐसा माध्यम है, उसके माध्यम से ही हमारे राज्य और हमारे देश का उद्धार हो सकता है। लेकिन आज उन लोगों ने इतना बखड़ा खड़ा कर दिया और इस जो विषय है उस विषय को, इस विषय पे जो सदस्य बोल रहे हैं उनको भी रोकने का काम किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से विशेष निवेदन करूंगा कि हमारे चिखली में जो कॉलेज खोली है, उस कॉलेज के अंतर्गत विज्ञान विषय है, विज्ञान विषय, कला विषय और वाणिज्य विषय भी खोला जाए। माननीय सभापति महोदय, हमारे देश का जो युवा आज कहीं न कहीं सड़कों पे आ रहा है, भले शिक्षा के लिए हो, रोजगार के लिए हो, उन लोगों ने बड़ी बड़ी लालचें दी, इतने बड़े रोजगार दे देंगे, इतनी संख्या में रोजगार दे देंगे, और लोगों ने, इस युवाओं ने बहकाव में आके उन लोगों को वोट दे दिए। लेकिन आज वही लोग जो युवाओं के वोटों से जीत के गए, वही इस युवाओं के लिए, इन युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर ये चाहते तो उच्च शिक्षा पे अपने अच्छे अच्छे सुझाव देते। माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा और मैं आशा करूंगा कि ये लोग, ये जो हंगामा आ रहा है इसको समाप्त करके उच्च शिक्षा में बढ़ावा और हमारे राज्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए सुझाव दे। धन्यवाद सभापति महोदय। श्री बलजीत यादव। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 24 पे बोलने के लिए अनुमति दी। सभापति महोदय, प्राचीन काल में सभापति महोदय पावर अर्जित करने के लिए, मान सम्मान अर्जित करने के लिए, कामयाबी अर्जित करने के लिए